बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे एंड चैप्टर प्रॉब्लम 9.39 और 9.44, और ये मेरे एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आइए सबसे पहले 9.39 को देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड जेड इक्विवेलेंट। तो जेड इक्विवेलेंट क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इसके इम्पीडेंस है इस पूरे सर्किट की, वो हमने मालूम करना है यहाँ पे से। उसके बाद जब जेड इक्विवेलेंट मालूम कर लिया तो हमने यूज़ दैट टू फाइंड करंट। अब ये वोल्टेज है, यहाँ पे हमें टोटल इम्पीडेंस मालूम हो गया, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस जेड इक्विवेलेंट से हम ये करंट निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। अभी फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलरेडी फेज़र फॉर्म में है। तमाम चीज़ें फेज़र में, वोल्टेज भी फेज़र में है और ये भी फेज़र में है, तो इसलिए हमें इनको अब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या है? सबसे पहले आप राइट साइड से एक्चुअली देखते हैं, ज़्यादातर सर्किट्स में वो आसान रहता है। राइट साइड से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये दोनों सीरीज़ में है, तो इनको हम पहले सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे। और ये इन दोनों के सीरीज़ कम्बिनेशन का मैं नाम दे रहा हूँ Z1। तो ये Z1 हो गया, इसके पैरेलल में अभी 16 है और बाकी सर्किट। तो Z1 कितना होगा? द समेशन ऑफ द टू -J14 और +J25, और ये आ जाएगा J11, जिसको हम 11 एंगल 90 भी लिख सकते हैं। J का मतलब होता है 1 × एंगल 90। तो इस फॉर्म में ये हमें पोलर फॉर्म में आ गया। अब हम अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि ये दोनों देखें हम पैरेलल में हैं, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे और इसका नाम हम दे देते हैं Z2। तो Z2 ये दोनों पैरेलल में 16 और पैरेलल Z1 जो कि J11 है। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। आप ये ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे ऐड कर दिया। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, डिवाइड करने के लिए हमें पोलर फॉर्म में जाना पड़ता है, तो हमने इसको पोलर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़े शाई हैं कैलकुलेटर यूज़ करने में। शाई नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और एरर भी हो सकता है, इसलिए आपको यू हैव टू लर्न दिस। तो ये हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, इसको पोलर में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड हमने डिवाइड कर दिया, 16 × 11 डिवाइडेड बाई 19.42, तो ये 9 आ जाएगा। और एंगल, ये एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 90 - 34.5 जो है वो एंगल 55.5 डिग्रीज मैंने लिख रहा हूँ, लिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आपको पता है कि एंगल जो है वो डिग्रीज में है। तो ये पोलर फॉर्म में आ गया। इसको हम रेक्टेंगुलर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इनमें से जो हमें आसान होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये Z2 आ गया यहाँ पे। अब आप देखिए तो ये कंप्लीट सर्किट जो है वो इन सीरीज़ है, यानी Z इक्विवेलेंट क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आइए Z इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। Z इक्विवेलेंट और कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया है कि सीरीज़ कर लेंगे सबको। 4 + J20 प्लस ये जो Z2 है, तो ये हमारा Z इक्विवेलेंट आ गया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको भी हम पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चलें, अभी रेक्टेंगुलर में ही रहने दिया है। अब हम जब इसको करंट निकालेंगे, तो करंट इज़ वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z इक्विवेलेंट। अब Z इक्विवेलेंट है, इस सर्किट पर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमने Z इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख लिया। इसको अब पोलर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के लिए हमें पोलर में जाना ज़रूरी है। तो ये 28.89 एंगल 71.64 आ गया। और इसको जब आप आंसर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.415 एंगल 0.7164 एम्पेयर। अब चूँकि यहाँ पे आंसर भी
फेज़र में ही मांग रहा, तो इसे हमें टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो यही हमारा आंसर है। आइए अगला सवाल। आइए अब हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये प्रॉब्लम 9.44 है, एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने IT मालूम करना है, जो करंट इन टाइम डोमेन, और ये हमारे पास सर्किट है। अब इस सर्किट को आप देखें तो ये टाइम डोमेन है, तमाम चीज़ें इसके। हमने इसको फेज़र डोमेन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो फेज़र डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है वो है ओमेगा। ये ओमेगा यहाँ से देखें तो 200 है, सो ओमेगा इज़ 200। अब हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को फेज़र में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इंडक्टर के लिए हम जे ओमेगा एल लिखते हैं फेज़र में, और ओमेगा और एल के वैल्यू पुट करेंगे तो ये जे इज इक्वल टू 2 आ गया। और इसी तरह जो कैपेसिटर है उसके लिए हम 1/j ओमेगा सी लिखते हैं, और इनके वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1/j आ जाएगा, और 1/j इज़ एक्चुअली इक्वल टू -j। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि -j कैसे हुआ, तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्चुअली 1/j को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो ये -1 हो गया और -j हो गया, और -1 इज़ इक्वल टू एक्चुअली j²। तो यहाँ पे हमने j² लिख लिया, नीचे वही रहा। अब j कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर j और नीचे माइनस साइन, तो ये -j के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम -j लिख सकते हैं। तो अब हमारा फेज़र डोमेन सर्किट हमने इसको ड्रॉ कर ली। ये देखिए वोल्टेज सोर्स 6 cos ओमेगा t की जगह हम लिखेंगे 6 मैग्नीट्यूड और एंगल 0। इसी तरह हमने इंडक्टर के लिए अब J2 लिख लिया, जो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, और कैपेसिटर के लिए -j लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसको गौर से देखें, अगर राइट साइड से हम देखते हैं आमतौर पर सॉल्व जब करते हैं क्वेश्चंस को, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसको हम कहेंगे कि ये Z1 आ जाएगा। Z1 इसका नाम है, और Z1 इन दोनों की सीरीज़ में है। तो Z1 हम यहाँ से ये Z1 इज इक्वल टू 3 - j हमने लिख लिया, और अब 3 - j यहाँ पे आ गया। अब ये देखें Z1 और J2 ये दोनों पैरेलल में है, और ये भी पैरेलल में है। तो आप तीनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व। तो इन दोनों को जब हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, उसका नाम हम देंगे Z2। तो आइए देखते हैं Z2 अब कैसे निकालेंगे। सो Z2 इज़ J2 और पैरेलल 3 - j जो Z1 है, और इसको आप ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे चूँकि सिंपल है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 2 j 6j आ गया, और ये 2 हो गया, और ये यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके हमने लिख लिया 2 + j6 या 6j और 3 + j। अब इसको हम बेहतर ये है कि फ़र्दर हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें। कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं कि इसी को लेके चलें, लेकिन बेहतर है कि आप सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई चूँकि ये डिवीज़न है, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसको घबराइए नहीं, पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्जन एक दफ़ा आप सीख जाएंगे। मैंने इस पर वीडियो भी एक अपलोड किया हुआ है, कैलकुलेटर के ज़रिए कैसे पोलर और रेक्टेंगुलर कन्वर्जन होती है, उसको आप देख लें अगर आपको डिफ़िकल्टी है। तो बहरहाल ये आ गया 6.32 एंगल 71.56 डिग्री, और नीचे आ गया 3.16 एंगल 18.43 डिग्री। इसको जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 71 - 18 इज़ 53.13। और इसको अब फिर मैं रेक्टेंगुलर में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि इन दोनों में से जो हमें आसान हो उसको हम यूज़ कर सकें। तो ये Z2 आ गया। अब ये हमारा Z2 था 1.2 + j16। अब इन दोनों को हम दोबारा पैरेलल में हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करने से बाज़ दफ़ा आसानियाँ हो जाती है। तो ये पैरेलल जो सॉल्व किया हमने, इसका नाम हमने Z3 दे दिया। तो Z3 इज़ 4 पैरेलल Z2, और उसी तरीके से इसको हम पैरेलल के तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × Z2 और 4 + Z2। सॉल्व, पोलर कन्वर्जन, डिवीजन,
और फिर रेक्टेंगुलर में हम लेकर आ गए इसको। तो Z3 आ गया हमारे पास। अब आप इस सर्किट को देखें, ये Z3 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से करंट मालूम करना है हमने, I फेज़र। तो ये वोल्टेज है और ये दोनों ये रेजिस्टेंस है और इम्पीडेंस जो कि सीरीज़ में है। तो हम लिख सकते हैं कि I इस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दी टोटल इम्पीडेंस। तो 5 + Z3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारा I आ गया, ये इक्वेशन आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हमने पोलर में कर लिया ताकि डिवीज़न आसान हो जाए, पोलर में कर लिया। तो ये हमारे पास करंट आ गया 0.96 एंगल -7.956। अब ये फिजर में है, सवाल में उसने टाइम डोमेन में पूछा है, तो हम टाइम डोमेन में वापस जाने के लिए इसको कोसाइन के फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये कोसाइन ओमेगा टी हमें पहले ही पता है, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, माइनस थीटा या थीटा, तो -7.956 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और भी तरीका है जो आमतौर पे स्टूडेंट घबराते हैं उसको करने से, लेकिन वो कंपैरेटिवली इजी है, तो उसको भी हम यहाँ एक और टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कंपैरेटिवली इजी है लेकिन स्टूडेंट्स घबराते हैं इसको फॉलो करने में। बहरहाल लेट्स सी व्हिच वन यू लाइक। तो ये देखिए, ये तो वही सर्किट है, सेम सर्किट है, सेम सवाल है। इसको हमने पहले जिस तरह यहाँ से फेज़र में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद इन दोनों को हमने सीरीज़ में ऐड कर लिया था। तो ये Z1 आ गया था। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में ही जो है उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा कि इन तीनों को हमने इसको पैरेलल में सॉल्व करना है। तो इसको बजाय इम्पीडेंस के हम एडमिटेंस के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करके हमें Z2 चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये Z2 क्या है कि इनको पैरेलल में सॉल्व करना है, जो जिस तरह के हमने पिछले स्लाइड में किया था। लेकिन यहाँ पे हम इसको एडमिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो एडमिटेंस इज आपको पता है 1/R हो जाता है या 1/Z हो जाता है। तो 1/4 यहाँ पे आ गया इसका, और बाकी प्लस सिंपल ऐड करते हैं एडमिटेंस में। तो प्लस 1/J2 और प्लस 1/3 -J। और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनको ये डिवाइड किया तो 0.25 आ गया, 0.5 आ गया। और यहाँ पे हम इसको ±3 + J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे से हमें J ख़त्म हो जाए। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और 3² और -J² जो है J² -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये नीचे 10 आ गया। तो ये हमारा y इस फॉर्म में आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 से डिवाइड किया तो ये 0.3 आ गया, 0.1 J। अब इन टोटल को हमने ऐड कर लिया तो ये हमारा y आ गया। अब 1/y करेंगे तो हमें Z2 आ जाएगा। तो Z2 इज़ 1/y, 1/this। इसको हम पोलर में कर लें, पोलर में सॉल्व कर लें और फिर इसको हम ले आते हैं रेक्टेंगुलर में। तो ये वही आंसर है जो हमने पिछले स्लाइड में हमने Z2 निकाला था। तो ये कंपैरेटिवली आसान तरीका है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर लें। बाकी आगे वही है कि Z2 निकल आया, उसके बाद आप करंट के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं और करंट आप वही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी। शुक्रिया। अपने दोस्तों को मेरे वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और इसको लाइक और शेयर करें।